मूर्खों के सरदार की बात बोली, मैं उस विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है क्या ये बिलो द बेल्ट था? क्योंकि कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। योर टेक ऑन दिस सुधांशु। देखिए, पहली बात, मैं एक आपकी बात का उत्तर दे दूं, फिर आपकी बात का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बहुत करिश्माई व्यक्ति हैं, गजब के करिश्माई व्यक्ति हैं। भारत के इतिहास में आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि जो नेता उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा हो वो बागी हो गया हो। यह सिर्फ राजस्थान में ही आपको उदाहरण देखने को मिला। ऐसा अद्भुत उदाहरण उन्होंने करके दिखाया। और फिर इतना ही नहीं, राजस्थान में अद्भुत उदाहरण रहा। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी कैंप में माने गए, स्पीकर सीपी जोशी भी बागी कैंप में माने गए। और अजय माकन जी की बाइट देखिए, वो आके कह रहे हैं कि विधायक हमसे मिलने नहीं आए, मैं जाके हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसा करिश्मा इन्होंने यहां पे दिखाया। और उसके बाद देखिए पूरी पार्टी आज उनके सामने वो है। और कल फोटो जारी हुई है ना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की फोटो जारी हुई, वीडियो भी नहीं जारी कर पाए। देखिए दोनों लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा काम। जी जी। अब वो जो आपने सवाल पूछा उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बिलो द बेल्ट नहीं था, ये ओवर द हेड था। मतलब कोई तीर छोड़ा गया, मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, उसे पकड़ के तीर को अपने ऊपर ले लेना, ये कौन सी खासियत थी भाई? उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार। अरे भाई, क्या दुनिया भर को बताने की जरूरत कि किसके लिए कहा गया है? अब दूसरी बात, हमने किसी का नाम नहीं लिया। और जहां तक बात है तो फिर मैं याद करना चाहता हूं, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं इसी राजस्थान की धरती पे और अभी संसद में। दो चीजें, जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा हो, जी वैसे वो ख्वाब ही रहने वाला है, तो वो व्यक्ति खड़े होकर ये कहे सदन के पटल पर कि मैं शैटर्ड हो जाता हूं, मैं हिल जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं कि इस समय जो सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें कितने ओबीसी हैं। उसे ये ना पता हो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोशन के द्वारा उठते 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 वहां तक पहुंचते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद नहीं है कि पैदा होते ही कह दिया गया है फलाना अध्यक्ष होगा। वर्तमान समय में जो लोग सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच इंपैनल्ड है। यानी दर्शकों के लिए बता दूं, वो आईएएस अधिकारी जो 1992 अथवा 91 अथवा 90 अथवा 89 में ज्वाइन किए थे। अरे भाई, उस समय तो आपकी सरकारें थी। अब अपनी सरकार की फजीयत खड़े हो गया। और दूसरा, आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां एक चुनावी सभा में उनके मुंह से निकल गया था, यहां के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे कुंभाराम जी, जिनके लिए गहलोत सरकार ने योजना चलाई। उनके मुंह से 2 नहीं 3 बार कुंभकर्ण योजना निकल गया। अब भारत का कोई भी व्यक्ति हो समझ सकता कुंभकर्ण के नाम पर योजना नहीं हो सकती। और जहां तक हमारे मन का भाव है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि किसी माननीय सांसद को पप्पू ना कहें, हम ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है। ठीक है। और बाकी उन्होंने खुद कह रहे उड़ता मगर एक बात बता दूं, सुनिए, अगर वो सरदार अपना किरदार थोड़ा सा बदल लेते तो थोड़े से असरदार दिखने लगते। जी जी जी, जवाब। देखिए सुधांशु जी भारत की माननीय संसद के सदस्य हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूर्खों का सरदार कहा वो किसी और को कहा। भाई, ये देश की जनता भी जानती है और किसके लिए कहा गया है। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये देश की जनता जानती है सुधांशु जी कि ये इतनी शातिर पार्टी आप ही की है जो कहना कुछ चाहती है और उस पर टिकती भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं मान गया, ये आपका संस्कार, ये आपकी सभ्यता, ये आपकी भाषा हो सकती है, लेकिन ये आज की जो भाजपा है, ये भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा से भिन्न है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और दीनदयाल उपाध्याय जी की भाजपा की स्थापना जब हुई थी तो चाल चरित्र चेहरे की बात होती थी, राजनीतिक शुचिता की बात होती थी। विपक्ष के नेताओं को मूर्खों का सरदार आप कहेंगे, और विपक्ष के नेताओं को अगर आप मूर्खों का सरदार कहेंगे तो फिर 12 करोड़ इस देश के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन 12 करोड़ को भी आप मूर्ख मानेंगे क्योंकि मूर्खों का सरदार। और हाँ, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हो तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी मूर्ख कहना पड़ेगा क्योंकि हमारा सरदार है, वो हमारा नेता है हमारी पार्टी का। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि 4-5 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे सांसद हैं,
हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर उन चीफ मिनिस्टर्स को भी आप मूर्ख मान रहे हैं, क्योंकि उनका सरदार तो राहुल गांधी है। और हमारे इस देश के अंदर लगभग 100 सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसका मतलब सारे सांसदों को आप मूर्ख मान रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। आपसे गलती हुई है, आप मानिए कि भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य यह है कि जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए तो नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कहा था। यह भारत का लोकतंत्र है। तो सुधांशु जी, इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखिएगा और नेताओं, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना सीखिएगा। आचार्य जी को मैं इस बात का साधुवाद दूंगा कि अब उन्होंने कोई किंतु परंतु स्कोप नहीं छोड़ा ये बताने के लिए कि मूर्खों का सरदार किसको कहा गया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो सरदार हैं तो खड़गे जी क्या है भाई? भैया वर्तमान में ना वो पार्टी अध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और ना वो यूपीए पता नहीं है या नहीं, या वो इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन है। हाँ, वो इंडिया गठबंधन में उसकी श्राद्ध हो गया है, ये मुझे नहीं पता है। तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, अभी इंडिया गठबंधन को तो भैया ना वो यूपीए के चेयरपर्सन है, ना यूपीए के संयोजक हैं, ना इंडिया के संयोजक हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, पर सरदार हैं। इसका मतलब बाकी सब किरदार हैं, एक ही सरदार है। यही जो आप लोग चेहरे पे चेहरे लगा के बचने की कोशिश करते वो हो नहीं पाता है। और गलती की बात साहब, गलतियां तो उन्होंने इतनी की कि अब क्या क्या बताया जाए, उस पर तो एक पूरा एक लंबा वो हो जाता है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी समझदारी कांग्रेस पार्टी ने दिखाना शुरू किया है कि अब चुनावों से उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि क्योंकि उनको पता है, आप जितने भी सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी के पक्ष में जितने मत प्रतिशत दिखाए जाते हैं, मोदी जी की जो रेटिंग है वो उससे ऊपर आती है। यानी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब आएगा तो वो उठाता है, और वहां पर जो आता है वो नीचे। और सुनिए, लेकिन कर्नाटक में अभी लास्ट चुनाव कर्नाटक का हुआ, कर्नाटक में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी कर्नाटक के चुनाव के अंदर। जो आपने कहा हम और आगे बढ़ा देते हैं, हमने कर्नाटक का भी चुनाव हारा, हमने हिमाचल का भी चुनाव हारा। ठीक, हम हिमाचल हारे कितने? 0.6% से, और कर्नाटक हारे कितने परसेंट से? अपना वोट प्रतिशत पूरा बचा के। ये होती है वो हार या जीत जिसे कहते हैं कि राजनीति में चलती है। मगर ये जहां हारे, गुजरात, वोट प्रतिशत आधा रह गया, और 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारे, तो वो 16 पे आ गए। इसे डिजास्टर कहते हैं। ये जो यूपी में हारे कि लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उसे तबाही कहते हैं। ये जो दिल्ली में हारे, लगातार 2 बार विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में 0, उसे तबाही कहते हैं। तो जो इनके साथ होता है वो हार नहीं है, वो तबाही का मंजर है। और मजे की बात, मतलब इनके साथ हार हाहाकार है। एक लाइन सर, हम लोग बचपन में कांग्रेस के अलावा किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, और अब ऐसा दिन आया है जब से वो सरदार आया है, उसका किरदार आया है। कांग्रेस एक बार 44 सीट पे, एक बार 52 सीट पे, मतलब टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं बनाने की स्थिति रह पाई है। इसे तबाही कहते हैं, इसे पराजय नहीं कहते। ठीक है, तो